पत्ता गोभी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कृषि में हरी खाद सहायक फसलों को कहते हैं, जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। प्राय इस तरह की फसल को जब वह फसल हरी होती है तो उस समय खेत में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। तो किसान कैसे करे हरी खाद वाली फसलों की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका डॉक्टर रघुवर साहू। हरी खाद उसे कहते हैं जो हमारी भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने में और जैविक पदार्थों को वृद्धि करने में सहायक होती है, उसको हरी खाद कहते हैं। हरी खाद मुख्यतः जो दो नकदी फसलें होती हैं उनके बीच में ली जाती है। तो हरी खाद मुख्यतः दलहनी फसल ही होती हैं। तो दलहनी फसलों का अगर हम बात करें तो सनई हो गई, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, ग्वार, लोबिया, उर्द, ये सब जो फसलें होती हैं वो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और हरी खाद जैसे हमारा मूंग, उर्द या लोबिया जो भी हमारी फसल होती है, ये क्या करता है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको अपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से वो जड़ के द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिलाकर और नाइट्रोजन की मात्रा को हमारी मिट्टी में बढ़ाता है। तो आगे जो आने वाली लगाने वाली फसल होती है उस फसल में हम नाइट्रोजन की मात्रा को कम देते हैं या वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन 79% है उसकी से लेकर और हमारी मिट्टी में उसकी पूर्ति करता है। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2 सनई उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो इसके लगाने की विधि क्या होती है। लगाने की विधि हम छिटकवा विधि से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जीरो टिलेज मशीन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे हमारे किसान अगर छिटकवा विधि से इसकी बुआई का करना चाहते हैं तो धान गेहूं काटने के बाद आप 2 बार जो है कल्टीवेटर से जुताई करके और उसके बाद 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप मूंग की बुआई कर सकते हैं। छिटकवा विधि से बीज की मात्रा थोड़ा अधिक लगती है और जो जीरो टिलेज विधि होती है इसमें जो समानांतर गहराई होती है, समानांतर इसका पौध विन्यास रहता है, जिसके कारण बीज दर कम लगता है और 100% बीज का जर्मिनेशन होता है, जिससे बीज दर कम लगता है। छिटकवा विधि में क्या होता है, जो बीज नीचे चला जाता है वो सड़ जाता है, जो बीज ऊपर चला जाता है उसको चिड़ियाँ चुन लेती हैं या फिर वो मिट्टी या नमी का अच्छा स्पर्श न पाने के कारण वो अंकुरित नहीं होता है। तो जो बीच में ही बीज रहता है मिट्टी के 1 सेंटीमीटर नीचे ही वही बीज जो है अंकुरित हो पाता है। इसीलिए छिटकवा विधि में बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है।
जहां तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। जैसे हम मूंग की बात करते हैं तो मूंग में 1 आध तुड़ाई ले लेते हैं, 2 तुड़ाई ले लेते हैं। उसके बाद जब हमारा धान का रोपाई किया जाता है तो धान की रोपाई में जब हम पाटा लगाते हैं या पलेवा करते हैं, पानी के साथ उसको जुताई कर देते हैं, तो उसमें 1 हफ्ता का समय दे देते हैं कि वो उसमें पानी के साथ सड़ जाए, गल जाए। उससे क्या होता है, उससे वो जो सड़ता है, गलता है, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व रहते हैं हमारे, चाहे वो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और भी सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो उन पौधों में जो रहता है वो हमारी मिट्टी में मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो हमारा बल्क डेंसिटी होता है, वो बल्क डेंसिटी हमारी मिट्टी कम होती है, उसमें जो माइक्रोपोर्स होते हैं या मैक्रोपोर्स होते हैं, उसमें हवा या जो मृदा हवा होती है वो मिल जाती है, जिससे हमारे पौधे की बढ़वार के लिए बहुत सहायक होता है। इसके साथ साथ जो हमारे जल धारण क्षमता होती है, जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये हरी खाद का विशेष योगदान होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने पत्ता गोभी की रोपाई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और आगे चलकर इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको पत्ता गोभी की फसल में निराई, गुड़ाई और सिंचाई करते हुए फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से भी बचाना होगा, तभी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी लेते हैं केपी अहिरवार से। किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको पत्ता गोभी की फसल, उन्नत फसल कैसे उत्पादन करें और अधिक लाभ हम कैसे कमाएं, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल काफ़ी मात्रा में हमारे पूरे प्रदेश में की जाती है, सभी जानते हैं, और इसका उपयोग भी बहुत मात्रा में के उपभोक्ता करते हैं। परंतु इसमें बहुत सारी सावधानियां हमारे फसल उत्पादन के लिए करनी पड़ती। तो सिंचाई विशेष रूप से मध्यम सिंचाई हम लोगों को करना चाहिए और पानी भरने की स्थिति हमारी किसी भी प्रकार से क्यारियों में नहीं आना चाहिए। अगर क्यारियों में पानी का भराव होता है तो नीचे से जड़ सड़न रोग बहुत जल्दी इसमें पनपता है, इसलिए इसको विशेष रूप से हमें सावधानी पूर्वक जो है ना सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई की मात्रा हम लोग तब देते हैं जब हमारी मिट्टी देख लेते हैं कि सूखने वाली है, तभी हमें सिंचाई करना है और हल्की सिंचाई करना है। 15 दिन के अंदर यदि सिंचाई इसमें करते रहेंगे तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। इसी प्रकार से अगर हम ड्रिप लगा करके सिंचाई करते हैं, ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो हमें पानी की मात्रा भी कम लगेगी और पानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पानी पहुँचेगा। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए
फसल को खरपतवारों के प्रकोप से तो बचाना होता ही है, साथ ही साथ फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसीलिए आप इन कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान जरूर दें। अगर मान लो पहली सिंचाई हमने जो सामान्य तरीके से करते हैं क्यारियों के माध्यम से कर दी तो खरपतवार निश्चित रूप से आते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण भी इस फसल में बहुत जरूरी होता है। साइड में बहुत सारे घास फूस और दुनिया भर के जितने खरपतवार रहते हैं सभी प्रकार के खरपतवार पनपते हैं। तो इनको सबसे जरूरी है कि हमारे पास में दूरी पर्याप्त रहती है। हम हाथों से या खुरपी से या डोरा चला करके इसकी निदाई करते हैं और निदाई करने के पश्चात इससे डोरा से करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है कि मिट्टी भी थोड़ी पलट जाती है और जो हमारा उर्वरक है वो भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में सही जगह पर पहुंच जाता है। तो ये हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हम मैकेनिकल सिंचाई खरपतवार नियंत्रण करते हैं उससे फायदे होते हैं। जो संतुलित उर्वरक का उपयोग है, जो हमारी उर्वरक की मात्रा है उसको हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो आधार के रूप में हमने दे दी और हम उर्वरक का भुरकाव करके भी हम लोग देते हैं, जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हुई, पोटास की टॉप ड्रेसिंग हुई या जिंक वगैरह की जो हमें मात्रा देना है वो घोल रूप में देते हैं। और अगर ड्रिप से हम पूरा फसल ले रहे हैं तो हम फर्टिगेशन भी ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा फसल को लाभ प्राप्त होता है। फसल की बढ़वार अच्छी होती है और जो पत्ता गोभी का जो फूल है वो बढ़िया मस्त एकदम गांठ जो है ना मजबूत बनती है और पत्ते बिल्कुल अच्छे रहते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तों के निचली ओर भूरे और जामुनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां खराब हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए आप इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत की सफाई और उचित फसल चक्र अपनाएं। यदि खेत में ये बीमारी दिखे तो मेटालेक्सिल मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। कि अगर पौधा बहुत सुंदर हो, फसल अच्छी हो तो कीड़ी बीमारी का आकर्षण होना स्वाभाविक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि अभी जो फसलें लगी हुई उसमें माहू का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो माहू के नियंत्रण के लिए हम सब जानते हैं कि अगर नीम तेल का 5% घोल बना करके हम लोग उपयोग करते हैं तो काफ़ी कुछ नियंत्रण हमारा हो जाता है। अगर लगातार हम हर 15 दिन में गौमूत्र और नीम तेल का स्प्रे करते रहे फसल के ऊपर तो हमारा इसके ऊपर जो साइड इफेक्ट है फसल या गोभी के पत्तों के ऊपर नहीं होता है और फसल अच्छी होती है और माहू नियंत्रण में आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जब फसल बड़ी हो जाती है तो इसमें इल्ली सबसे ज़्यादा जो है ना घातक होती है। तो 3 प्रकार की इल्लियाँ, तम्बाकू की इल्ली, हरी जो इल्ली होती है, चने की इल्ली बड़ा प्रकोप करती है और ये जब बड़ी भयानक अवस्था में आ जाती हैं, ETL लेवल के ऊपर आ जाती हैं, तो हम लोगों को जो है बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खाने वाली फसल है, सब्जी वाली फसल है, तुरंत तोड़ करके मार्केट में चली जाती है। तो इसमें दवाई का उपयोग हम लोगों को कम से कम करना चाहिए। जब अधिक मात्रा में है तभी हम जो है ना तो हम लोगों को कीटनाशक का उपयोग हम लोगों को करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए इंडॉक्साकार्ब का उपयोग 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। ये अंतिम वो है कि जब हमारे पास में कोई और दूसरा उपचार का साधन नहीं बचा है और विशेषकर जब ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरा चारा
वर्ष भर उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है ये साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएं? आइए जानते हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। साइलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान जब उनके पास हरा चारा ज़्यादा हो उसको वो उस समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं जिस समय चारे की कमी हो जाती है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित नियंत्रित रखा जाता है। साइलेज बनाने के लिए गड्ढे की आवश्यकता होती है जिसे साइलो कहते हैं। जब हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में इकट्ठा किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह हरे चारे को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। साइलेज बनाने के लिए हम लोग मुख्यतः वैसे पौधे का उपयोग करते हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा जो सकुलेंट हो, जिसमें तना में जो थोड़ा जो है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा हो। हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा तैयार करते हैं। जिस तरह से 2 से 2.5 मीटर डीप गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं चौकोर, और एक तरह से 1 घन मीटर गड्ढा में हम लोग 400 केजी तक का जो है कि जो अपना मटेरियल है वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए पहला प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे कि हम ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे का हम साइलेज बनाते हैं उसको हम तभी काटेंगे वो 50% फ्लावरिंग स्टेज होना चाहिए, कंप्लीट उसमें फ्रूट नहीं आना चाहिए, और जस्ट वो पौधों में फूल लग गया है, 50% पौधों में फल नहीं आया है, उस समय उस पौधे का न्यूट्रिशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है जानवरों के लिए। अच्छा साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल का चुनाव अच्छी प्रकार से किया जाए और उसे ठीक अवस्था में काट कर कुट्टी बनाई जाए। जिस चारे की फसल में सकरा अच्छी तरह नहीं मिलेगा तो अच्छा साइलेज नहीं बनेगा। अच्छा साइलेज बनाने के लिए चारा फसलों की कटाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। अनाज वाली हरी फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जई, बरसीम साइलेज बनाने के लिए सही है। इन फसलों में सकरा की मात्रा अधिक होने के कारण प्राकृतिक कीड़वन अच्छा होता है। दलहनी फसलों के साथ अगोला और धान कर हरा पौधा मिलाकर उसके ऊपर लगभग 3 से 5% सीरा मिलाकर उत्तम किस्म का साइलेज तैयार कर सकते हैं। हम वैसे पौधे जब हमारे रहेंगे तब हम उसको काटेंगे और छोटा छोटा 3 से 4 इंच का टुकड़ा उसको काट के हम तैयारी करेंगे। हमारा एक गड्ढा बना हुआ है जो कि 2.5 से 3 मीटर डीप रहेगा, और हम लोग अपने पशुओं के आवश्यकता के अनुसार हम उस गड्ढे का लंबाई चौड़ाई डिसाइड करेंगे। हम ये जानते हैं कि 1 घन मीटर में हमको 400 केजी तक ये साइलेज बनाने वाला मेज, मकई या ज्वार या बाजरा जिसका भी हमने चयन किया है उसको हम लोग दबा सके। इसको बनाने के पहले हम लोग उस गड्ढे में एक पॉलीथीन बिछाएंगे जिससे कि हमारा गड्ढा एक तरह से पूरा नीचे से सील्ड हो गया। उसको बिछाने के बाद हम लोग इसको छोटा छोटा काट के उसको पूरा उस काट के एक रख लेंगे। उसमें 0.5% हम लोग नमक और 1% यूरिया मिला देंगे अच्छी तरह से। जितना हमारा क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके अब इसको हम लोग गड्ढा में भरेंगे। पहले हम लोग गड्ढा में पॉलीथीन बिछाए हुए हैं। ये मेरा पॉलीथीन सिर्फ गड्ढा के धरातल को ही नहीं, गड्ढा के दीवार को भी कवर करके बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसी से हमको ढक देना है, पूरा कंप्लीट पैक कर देना है जिससे ऑक्सीजन लेवल एकदम 0 हो जाए। उस तरह का एनारोबिक कंडीशन कह सकते हैं कि हम लोग को क्रिएट करना रहता है। अब हमको क्या करना है, उस गड्ढे को पैक करना है। उस गड्ढे में सारा हमारा जो मटेरियल है उसको डालना है और पूरा जोर लगा के एक तरह से उसको पैक करना है। पैक करके इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन था इससे उसको पैक करना है। हमको मिट्टी और गोबर या जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो गीला करके रखना है, और इसके ऊपर ज़मीन से 1 से 2 फीट ऊपर तक आएगा, और उसको पैक करके एक तरह से हम लोग कंप्लीट पैक कर देंगे। कि जिसमें ये साइलेज बनाने के लिए हम लोग का उद्देश्य क्या है
कि हम उस समय जिस समय हमारे पास चारे की कमी हो उस समय इसको खिलाएं। तो इसको खिलाने के लिए जो है कि हम लोग चाहेंगे इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें जो पोषक तत्व उसको मेंटेन रखें, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है कि का मात्रा बढ़े। चूँकि आप समझ रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो माहौल जब एनारोबिक हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होगा और साइलेज एसिडिक होता है। इसका पीएच जो है कि 4% के आसपास होता है। अच्छी प्रकार से बनाया हुआ साइलेज 30 से 35 दिन में पशुओं को खिलाने योग्य हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी को सावधानी पूर्वक हटा लेना चाहिए और इसके बाद पॉलीथीन की चादर को एक किनारे से हटाना चाहिए। साइलेज को आवश्यकतानुसार सावधानी से निकालकर पशु को खिलाना चाहिए, जिससे कि साइलेज कम से कम हवा के संपर्क में आए, अन्यथा साइलेज खराब होने की संभावना रहती है। उतना पोषक तत्व तो नहीं होता जो कि फ्रेश कटिंग घास में हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को संरक्षित करके जानवरों को जिस समय ये घास की कमी हो जाती है उस समय इनको दिया जा सके। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कोनका, जिला रांची के सुंदरलाल ने। आपने रागी की उन्नत किस्में और बीज दर के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। करते हैं रागी अर्थात मड़ुआ की बसंतकालीन खेती के लिए। मड़ुआ हमारे स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य एवं इन्वायरमेंटल पर्यावरण है, इसकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रागी में जो प्रोटीन है वो ग्लूटीन फ्री होता है। ये शुगर के मरीजों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो बहुत ही कम मात्रा में और धीरे धीरे शरीर में आंतों में रिलीज होती है। हड्डियों के विकास एवं मजबूती के लिए भी रागियों का सेवन महत्वपूर्ण है। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन खेत को खुला छोड़ दें, ताकि सूर्य की धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट नष्ट हो जाएं। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। तो अब हम बात करते हैं रागी की उत्पादन तकनीक का। बसंतकालीन रागी के लिए हाई टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट प्रजातियां हैं, उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करें। तो इसमें बाकुला, दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति है GPU 67, GPU 28 एवं GPU 42। ये प्रजाति भी 115 से 120 दिन में पककर तैयार होती है। RAU 8 ये 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है और ये भी करीब 22 से 25 कुंटल तक उत्पादन क्षमता दे देती है। बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें। जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से बुआई की जाती। तो सीधी बुआई के लिए किसान भाइयों 10 से 12 किलोग्राम बीज दर पर्याप्त होता है, जबकि ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो नर्सरी डालेंगे वो 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रोपाई के लिए पर्याप्त हो जाता है। और कोशिश करते हैं बीज को पहले पानी में 12 घंटे तक भिगो लेते हैं। उसके बाद इन सभी दवाओं से हम बीज का उपचार कर लेते हैं और उसको हम तैयार खेत में पर्याप्त नमी हो जिसमें उसमें हम लाइन में बुआई कर देते हैं, चाहे छिटकुआ बुआई कर देते हैं या जीरो टिल विधि से भी बुआई कर सकते हैं। अगर खेत में नमी नहीं है, पिछली फसल कट चुकी है और आपका खेत खाली है, बीज की सूखी बुआई कर सकते हैं और बुआई करने के बाद हल्का सा इरिगेशन कर देंगे तो उसमें 5-6 पत्तियों का मड़ुआ हो जाता है। उसकी रोपाई हम कर सकते हैं। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।